तो क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को अनसॉल्व पेपर का सलूशन कराया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। और मैं आप लोगों को सेट नंबर 2 जो है सॉल्व करा रहा था। तो सेट नंबर 2 के 5 नंबर वाले सारे प्रश्न सॉल्व करा दिए गए। आज हम बढ़ेंगे 8 नंबर वाले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो का पार्ट दिया है, देखिए हमने आपको पहले से ही कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपका भैया बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हर क्लास में सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मैंने आप भी में आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता दिए हैं। ये जैसे 7वें का पार्ट है -x + 3y, ठीक है, और माइनस का 2z = 3। यहाँ पर 3 समीकरण दी गई हैं। इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण निकाय का हल आव्यूह विधि से, ठीक है। तो इसको हल करना मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया भैया, अलग से भी क्लास से प्रोवाइड किए। और भाई पिछला जो सेट मैंने सॉल्व कराया सेट नंबर 1, वहाँ पर भी था। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ax बराबर क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो x बराबर a इनवर्स b आ जाता है। अच्छा, इसमें जो x a और b होते हैं ये आप भी होते हैं। जो x आप भी होता है वो वेरिएबल से निर्मित आप भी होता है, वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड से निर्मित एक स्तंभ आप भी होता है। जो बी आप भी होता है वो राइट हैंड साइड के में उपस्थित जो आपके एलिमेंट होते हैं उनसे निर्मित जो स्तंभ आप भी होता है वो होता है। और एक ए आप भी होता है जो ये आपके चर हैं इनके गुणांकों से निर्मित आप भी होता है। जैसे x का गुणांक यहाँ -1 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, z का गुणांक -2 है, -2 ही है ना, ओके। इसके यहाँ पर x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है, z का गुणांक 3 है और -2 1 1। इस तरीके से 3 आव्यूह हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हम करते क्या है, इस समीकरण में ये सारी वैल्यू रखने के लिए हमको चाहिए आव्यूह a का a इनवर्स। क्या चाहिए, आव्यूह a का a इनवर्स। इसको ध्यान से समझिएगा, किसी दिए गए आव्यूह का a इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। अभी अगला जो क्वेश्चन दिया गया खा पार्ट में उसमें a इनवर्स ही निकालना है। तो मैं आपको समझाए दे रहा हूँ, समझिए। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी, आप देख सकते हैं। किसी दिए गए अगर आव्यूह का आपको इनवर्स निकालना है, ठीक है, देखिए भाई इनवर्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन उसमें केवल इनवर्स निकालने के लिए बोला गया और इस क्वेश्चन में आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स निकालने के बाद यहाँ इनवर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू ये रख करके गुणा करके गुणांकों की तुलना कर लेना, एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। और ये क्वेश्चन तो इतने आसान है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आने के पश्चात किसी समीकरण में रखेंगे तो समीकरण अगर संतुष्ट हो जाए तो आंसर आपका सही है, मतलब उत्तर की जाँच भी आप कर सकते हैं। ओके, तो हमसे बार बार करने का कोई मतलब नहीं, आप अपने मन से कीजिए। अब यहाँ पर आपको हम ये बता दे रहे हैं किसी आव्यूह का इनवर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले उस आव्यूह के सारणिक का मान निकालते हैं। सारणिक का मान निकालने के लिए किसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम प्रसार कर दें C1 के सापेक्ष या R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष कर देंगे तो -1 एक वाला कॉलम रो छूट जाएगा, 2 1 कम 2, -3 1 कम 3। अब देखिएगा ध्यान से, ये प्लस चिन्ह के साथ ले जाता है, फिर ये माइनस चिन्ह के साथ, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से माइनस इसलिए माइनस लग गया। ये कॉलम ये रो छूट जाएगा, 3 1 कम 3, -3 दूनी 6, -6 और माइनस सूत्र वाला +6। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस माइनस फिर प्लस, और ये ऑलरेडी पहले से -2। ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 3 1 कम 3, -2 दूनी 4, ये माइनस माइनस +4। बात कुछ पल्ले पड़ी कि नहीं। तो इस तरीके से 2 -3 -1 का गुणा +1 हो जाएगा, 6 3 9 9 त्रिक 27 माइनस का 27 हो जाएगा और 4 3 7 7 दूनी कितना हो जाएगा भाई, -14। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -27 -14 आपका -41 हो जाएगा भाई। -41 से 1 जाएगा तो ये -40 बचेगा, नॉट इक्वल टू 0। जब मॉड ए या किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होगा तभी इसका जो ए इनवर्स है वो क्या होगा भैया, संभव होगा। तभी इसका इनवर्स क्या होगा, संभव होगा। और जब इनवर्स संभव होगा तो आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले इस दिए गए आव्यूह का सहखंडज आव्यूह निकालना है, और सहखंडज आव्यूह का जब परिवर्त निकालेंगे तो आपको एडजॉइंट ए, उस आव्यूह के एडजॉइंट ए की वैल्यू पता चल जाएगी। जब एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी तो ए इनवर्स बराबर आप सूत्र लगाना 1/mod A N2 में एडजॉइंट ए, ये आपका भैया सूत्र होता है। बात समझ में, जो आव्यूह दिया गया उसके सारणिक का मान ऑलरेडी आप पहले से निकाल चुके हो, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल के रख करके बस केवल सॉल्व कर लेना है। इस तरीके से इस दिए गए आव्यूह का इनवर्स आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें इनवर्स आने के बाद यहाँ रख करके गुणा करके सॉल्व कर लेना।
इस तरीके से किसी दिए गए आव्यूह का इन्वर्स निकाला जाता है। तो जो 7वें का खा पार्ट है, 7वें का खा पार्ट, उसमें आव्यूह का इन्वर्स ही निकालना। और भाई पिछली क्लास में बता चुका हूँ, हिंट मैंने दे दिया, अब आप इसे कीजिएगा। ओके, बार बार उसी चीज़ को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए भैया आगे बढ़े, फिर इसको रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को रटा होना चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं। कोई ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है जिसमें किसी दिए गए आव्यूह का इन्वर्स आव्यूह या उससे रिलेटेड किसी दिए गए आव्यूह का क्या कहते हैं रैखिक समीकरण, अवकल रैखिक समीकरण निकाय को हल करना आव्यूह से, ये तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनको रट डालो भैया, हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। 7 सेट है, 7 सेट में देखने को मिलेंगे। जब आपका क्वेश्चन ही निश्चित हो तो उसमें मेहनत करने में क्या जाता है। देखिए अब जो 8वें का पार्ट निश्चित समाकलन का क्वेश्चन भी हमेशा लॉन्ग में आता है, और निश्चित समाकलन के क्वेश्चनों का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, लिमिट 0 to π/2 √10x, और अपान में दिया गया है √10x प्लस √cot x और इंटू में dx। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में, √sin x अपन √sin x प्लस cos x। इसमें केवल एक प्रगुण का यूज करना है। कौन से प्रगुण का यूज करना है, लिमिट 0 to a fx dx बराबर क्या होता है, लिमिट 0 to a, जहाँ x होता है वहाँ से अपर लिमिट माइनस x रख देते हैं। इस प्रगुण का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे से, जब ये प्रगुण लगाएंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 to π/2 √10 x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x, अपान में आ जाओ √ अपर लिमिट मतलब π/2 माइनस x प्लस √ अपर लिमिट x के स्थान पर माइनस x और इंटू में कितना हो जाएगा dx। i बराबर देखिए कितना हो जाएगा, लिमिट 0 to π/2 √10, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, मतलब √cot x हो जाएगा। अपान में ये हो जाएगा √tan 90 माइनस थीटा cot x, और ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा tan x dx। अब इतना करने के बाद इसका समीकरण 1 मानना है, इसका समीकरण 2 मानना है, और समीकरण 1 + 2 कर देना है। ये क्वेश्चन भी सभी विद्यार्थियों को आता होगा, मुझे पता है। i और i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, लिमिट 0 to π/2 हो जाएगी। हर दोनों में से हर दोनों का हर सेम है, √tan x प्लस √cot x, केवल आगे पीछे ये, और ऊपर √cot x प्लस √tan x जोड़ोगे तो ये √tan x प्लस कितना हो जाएगा cot x, और ये हो जाएगा dx। इससे इसको आप काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा लिमिट 0 to π/2 dx। dx का समाकलन कितना हो जाएगा, x लिमिट 0 to π/2। ओके, तो इस तरीके से ये आपका आ गया 2i बराबर x के स्थान पर पहले अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो i बराबर आ जाएगा π/4। मतलब इसका जो समाकलन आएगा वो हमेशा आंसर π/4 ही आता है, ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, निश्चित समाकलन का सबसे आसान क्वेश्चन है तो यही है, और फ्री के ये 3 नंबर हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर में, इसको रब कर दो भाई। चलिए भाई इसको रब कर देते हैं। अब 8वें का जो खा पार्ट है, बहुत ही प्यार से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से निश्चित समाकलन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई ये दूसरा पार्ट है, इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए लिमिट 0 to π/4 log 1 प्लस कितना है tan x dx बराबर π/8 log 2 है, ठीक है। हमको इस वैल्यू से इस वैल्यू को सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे भाई वही पुराना काम, माना i बराबर लिमिट 0 to π/4 log ब्रैकेट में आपका 1 प्लस आपका है tan x और इंटू में dx। सबसे पहले वही प्रगुण नंबर 4 जो अभी आपको मैंने बताया था वो लगा देंगे, तो लिमिट 0 to π/4 ये हो जाएगा log ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस का x और ये हो जाएगा dx। आप सभी लोग tan a माइनस b का फार्मूला भी जानते हो, फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a हो जाएगा tan π/4 जिसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस tan b मतलब tan x अपान में 1 प्लस tan x, यही हो जाएगा ना, इंटू में dx। अब इसको अगर हल करेंगे तो लिमिट 0 to π/4 ये हो जाएगा log, इसको सॉल्व करोगे इधर से गुणा करोगे तो 1 1 2 हो जाएगा देखिए, और tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 अपान में 1 प्लस
tan x और ये हो जाएगा dx। आपने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log m अपान n के रूप में कोई चीज़ लिखे तो उसे log m माइनस log n लिखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा log 2 माइनस log m माइनस log n मतलब 1 प्लस tan x dx। और समाकलन के चिन्ह अलग अलग कर दो, लिमिट 0 टू π/4 और लिमिट 0 टू π/4 अलग अलग कर दीजिए, dx यहाँ भी लगा दीजिए i बराबर। अब ध्यान दीजिएगा इसमें से log 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 टू π/4 और ये आपका हो जाएगा dx। और यहाँ पर जो ये चीज़ लिख के आई है ये चीज़ देखिए समीकरण 1 में तो वही चीज़ लिख के आई, ये चीज़ i के बराबर थी, यहाँ i लिख सकते हैं। i इधर लाएंगे i 2i हो जाएगा और ये हो जाएगा log 2 dx का समाकलन x हो जाएगा लिमिट 0 टू π/4 तो i बराबर हो जाएगा 1/2 log 2, देखिए 2 आ गया बटे में और वहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अर्थात ये आपका हो जाएगा π/4 माइनस का 0। तो ये आंसर में आ जाएगा π/4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा log 2। तो इस तरीके से जो आपको सिद्ध करना था बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो चुका है। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। और अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आप सभी को पता है समय बिल्कुल भी लॉस नहीं करते हैं, फिर भी आप क्लास में लगातार नहीं बने रहते हैं। तो क्लास में ये लगातार बने रहा करें तभी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अब कमेंट में लिखेंगे मेरे साथ कोई फ्री फायर खेलेगा, ठीक है, प्रीमियर चल रही है क्लास, देखिए इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपकी क्लास चल रही है और ये जो समय जा रहा है आपका ये दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक। ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में और ये तो तब आपको पता चलता है जब एग्जाम में आपसे हो नहीं पाता है, तब आपको एहसास होता है कि हाँ काश उतनी टाइम ये चीज़ कर लिए होते तो शायद आज हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं गलत होता। इसीलिए समय को महत्व दीजिए भैया। अगला जो क्वेश्चन है भैया समाकलन का ही है और खा पार्ट है 8वें का, इसमें दिया गया है i=, ये अपने आप में तगड़ा क्वेश्चन है, ऐसे सोच लो क्योंकि ये क्वेश्चन ओनली और ओनली 8 नंबर का है। x sin x मतलब जो आगे दो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए उन दोनों को मिला करके उतना बड़ा ये क्वेश्चन होना चाहिए, तभी ये 8 नंबर का है भाई। चलिए प्रगुण नंबर 4 जो है ना इसका यूज निश्चित समाकलन में कुछ ज़्यादा है जो भी मैंने बताया है। अब इसको समीकरण 1 मानो और वही प्रगुण लगाओ, i बराबर लिमिट 0 टू π जहाँ x है अपर लिमिट माइनस x, साइन यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस x अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर है ना तो स्क्वायर से माइनस आएगा, देखो 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता और माइनस देखो इसका होल स्क्वायर पहले कर दो आप, ज़्यादा बेटर है। और ये हो जाएगा dx, तो ये i बराबर आपका आ जाएगा लिमिट 0 टू π और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स रहेगा, 180 माइनस चेंज नहीं होता है और 180 माइनस दूसरे चतुर्थांश में साइन कॉस ही पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक। आ जाओ नीचे 1 प्लस ये आपका हो जाएगा भैया माइनस का कॉस लेकिन स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको लिख सकते हैं i= लिमिट 0 टू पाई से जब बुरा होगा तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, माइनस लगाओ लिमिट 0 टू पाई और ये हो जाएगा x साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। मैंने साइन एक्स का अंदर से गुणा करा है और अलग अलग कर लिया है। अब ये हो जाएगा i= यहाँ से पाई बाहर हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई और ये हो जाएगा साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और इस चीज़ को देखो ये सेम चीज़ यहाँ वाली है और ये i के बराबर था, इसको हम i लिख सकते हैं, इसीलिए प्रगुण नंबर 4 लगता है। इस i को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई और लिमिट 0 टू पाई और ये हो जाएगा साइन एक्स dx अपान में 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, माना अगर मैं देखूं यहाँ पर तो cos x का अवकल गुणांक ऊपर उपस्थित है तो हम cos x को अगर t मान लेंगे तो cos x का अवकल गुणांक होता है माइनस का sin x dx बराबर dt। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो sin x dx है वो माइनस dt के बराबर है। पसंद नहीं? चलिए भाई देख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2i बराबर ये कितना हो जाएगा पाई, ओके।
अब जो साइन एक्स डी एक्स है यहाँ पर हम माइनस का डी टी लिख सकते हैं, तो माइनस को पहले से ही बाहर कर लेंगे, दिक्कत ना खड़ी हो। लिमिट 0 टू पाई, लिमिट भी चेंज कर सकते हो क्योंकि cos x बराबर टी माने हो तो पूरा फलन t के पदों में होगा, तो लिमिट भी t ही वाली रखिए। जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी t की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब लिमिट पाई रखोगे cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर आपका -1 t की वैल्यू हो जाएगी। और साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस का डी टी, माइनस बाहर हो गया, डी टी हो गया, अपान में 1 प्लस कितना हो जाएगा t²। अब आपको लिमिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट रख देना, न टी को बदलने की जरूरत। तो 2i बराबर हो जाएगा -पाई, और इसका समाकलन सभी लोगों को पता है कि होता है tan इनवर्स t, लिमिट 1 टू -1। अब ये हो जाएगा i इक्वल टू माइनस का पाई/2, इसमें पहले रखेंगे अपर लिमिट, tan इनवर्स t के स्थान पर अपर लिमिट -1 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट 1। इस तरीके से i बराबर -पाई/2 हो जाएगा। और एक काम करते हैं, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो माइनस tan इनवर्स और 1 के स्थान पर लिख सकते हैं पाई/4, और माइनस tan इनवर्स tan 1 के स्थान पर लिख सकते हैं पाई/4। ये हो जाएगा i इक्वल टू -पाई/2, और ये हो जाएगा -पाई/4 इसे सॉल्व करोगे -पाई/2 इंटू में एक हर लिया जाएगा 4 -पाई माइनस का 2 अच्छा 2 से 2 कैंसिल, और माइनस गुड़ा प्लस हो जाएगा, और पाई का गुड़ा पाई² बटे में 4। तो जो समाकलन करने पर आंसर आएगा वो आपका आएगा माइनस का पाई²/4। तो अब ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक, अब हम समय को बिना लॉस किए हुए प्रयास करेंगे अगले क्वेश्चन को देखने की। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर भैया 9। ये इसमें देखिए एक अवकल समीकरण का क्वेश्चन दिया गया है, और फिर वही क्वेश्चन आया जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, रैखिक अवकल समीकरण। 8 नंबर में रैखिक अवकल समीकरण आपका छाया है। ठीक है, वो रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन मैं सॉल्व भी बार बार करा देता हूँ, क्योंकि 8 नंबर में प्रश्न आता है, कोई मामूली प्रश्न है नहीं। 8 नंबर प्रश्न में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि अवकल समीकरण 9 का क्या पार्ट है, tan इनवर्स y माइनस का x, ओके, इनटू में dy बराबर आपको दिया है 1 प्लस y², इनटू में आपको दिया गया है dx। बात कुछ पहले पढ़ रही है। अब देखिए इसको पहले बनाएंगे हम। ठीक, इसको क्या बनाएंगे, इसको ले सकते हैं tan इनवर्स y माइनस x बराबर 1 प्लस y² dx अपान में dy। इसको ऐसे भी ले सकते हैं dx अपान में dy बराबर, इस चीज़ को x के बट्टे में और इसके बट्टे में लाएंगे, इसके बट्टे में लाने के बाद इसको इधर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, मतलब इधर बुला रहे हैं। ठीक है, x अपान में 1 प्लस y², और इसको इधर रहने देंगे, मतलब बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस y²। अब इसकी तुलना करेंगे, जो रैखिक अवकल समीकरण के दो रूप हैं। एक रूप है आपका dx अपान में dy, ठीक, इनटू में px बराबर q से तुलना। जब तुलना करेंगे तो p की वैल्यू 1/1 प्लस y² हो जाएगी, q की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेशन फंक्शन e की पावर समाकलन ऑफ p dy। तो e की पावर p की वैल्यू कितनी, 1/1 प्लस y² dy। ये हो जाएगा e की पावर, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स y। उसके बाद समीकरण का हल लिखते हैं, कितनी बार बता चुका हूँ, समीकरण का हल। तो समीकरण का हल यहाँ पर क्या होता है, समीकरण का हल होता है x इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन होता है ना, बराबर समाकलन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन इंटू में क्या होता है आपका dy, और प्लस का कितना होता है आपका प्लस c। चलिए वैल्यू रखते हैं, x इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू बात करें तो e की पावर हो जाएगा tan इनवर्स y, और q की बात करें तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस y² इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की अगर हम बात करें, ये तो हो गया q की वैल्यू, तो वो आपकी है e की पावर tan इनवर्स y dy, और प्लस कितना हो जाएगा c। ओके, तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ पर एक काम कीजिएगा, आप मान लीजिएगा tan इनवर्स y इक्वल टू t,
क्यों? क्योंकि इसका अवकल गुणांक उपस्थित है। तो ये 1/y² dy बराबर कितना हो जाएगा? dt। तो 1/1 + y² dy के स्थान पर dt हो जाएगा, और tan इनवर्स को आपने माना है t, और e की पावर ये t, और ये हो जाएगा dt और प्लस का c। इसमें कोई लिमिट वाला मामला है नहीं, समाकलन ही करना है। तो ये x × e की पावर tan इनवर्स y बराबर t × e की पावर t का समाकलन कितना होगा? देखिए एक्सपोनेंशियल आइलेट के अनुसार एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे, फर्स्ट छूटेगा, सेकंड का समाकलन e की पावर t माइनस फर्स्ट वाले का अवकलन t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, सेकंड वाले का समाकलन e की पावर t का e की पावर t समाकलन हो जाएगा, और dt। तो यह आ जाएगा t e की पावर t, और माइनस का e की पावर t का समाकलन e की पावर t। e की पावर t का मान लो कि t - 1, मतलब इसका जो पूरा समाकलन आएगा वो e की पावर t t - 1 और प्लस c। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिएगा, t जो माने वो वैल्यू रख दीजिए, x e की पावर tan इनवर्स y बराबर e की पावर tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा tan इनवर्स y - 1 प्लस c। बस अब इसके ज़्यादा आगे हल करने की कोशिश मत करो, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ज़्यादा दिमाग लगाएं और थोड़ा सॉल्व करना हो कर लो, नहीं इतने आंसर काफ़ी है। तो ये जो क्वेश्चन था ये रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन था, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के खा पार्ट की ओर बढ़ेंगे, और खा पार्ट में 2 क्वेश्चन दिए गए, एक अवकलन का क्वेश्चन नहीं दिया गया, एक नहीं 2 दिए गए, दोनों अवकलन के क्वेश्चन है। भैया अवकलन के क्वेश्चन भी पीछे नहीं है, अवकलन के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, चलिए अवकलन के क्वेश्चन को देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में तो हिंट दे देंगे, ऐसे ही कर लोगे, बार बार उसको बताने की क्या जरूरत। ठीक है, एक जो क्वेश्चन इसमें दिया है वो अक्सर मैंने देखा प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर क्या, हर साल लगभग रिपीट ही हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 9वें का खा पार्ट, इसमें दिया गया है यदि cos y = x cos a + y, यही दिया गया है ना, और कह रहे cos not = ±1, तो सिद्ध आपको करना है dy/dx बराबर cos² a + y अपान में sin a, ये चीज़ सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सोचना ये चीज़ कि ये चीज़ कैसे सिद्ध हो। हमें लाना cos² a + y, मतलब हमको इस तरीके से इसको चेंज करना कि हर में cos a + y आए, क्योंकि अंश अपन हर का जब भी हम अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हर को छोड़ते हैं, हर का मतलब छोड़ते हैं, अंश का अवकलन करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, अंश को छोड़ते हैं, हर का अवकलन करते हैं, बटे में हर का स्क्वायर करते हैं। तो मतलब ये चीज़ हर में आना अनिवार्य है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे cos y अपान में cos a + y = x। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि हर में ये चीज़ मिल गई है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, cos a + y आपका छूटेगा, हर छूटता है, cos y का अवकलन हो जाएगा sin y, वो भी माइनस का, फिर माइनस लगाएंगे, ऊपर वाला आपका अंश छूट गया cos y, फिर cos a + y का जब अवकलन करेंगे तो माइनस का sin a + y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और a + y का अगेन करेंगे, a का 0, y का आपका dy/dx हो जाएगा। अब पूरे के बटे में हर का स्क्वायर मतलब cos² a + y हो जाएगा, ये 1 के गुणे में आ जाएगा, तो cos² a + y। ध्यान दीजिएगा कुछ गड़बड़ ना होने पाए, ये छूटा था, cos y का अवकलन sin y हो गया था, लेकिन y का यहाँ पर अगेन करना था, तो ये हो जाएगा dy/dx, फिर ये आपका प्लस लगेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए cos y मेरा छूटा, sin a + y का अगेन करेंगे माइनस सूत्र वाला, तो ये माइनस का होगा प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम करेंगे क्या, इसमें ले लेंगे dy/dx कॉमन दोनों में, तो ये बचेगा cos y sin a + y, माइनस वाला फिर लिखेंगे cos a + y इंटू में sin y। अब ये हो जाएगा cos² a + y = dy/dx, ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया। देखिए cos a इंटू साइन बी, या sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन बी, sin a माइनस b का फार्मूला, sin a के स्थान पर a + y, b के स्थान पर y। ओके, अब y से y कैंसिल हो जाएगा,
जब हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये साइन ए है जो कि इसके बटे में जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में कितना आ जाएगा साइन ए। अब अगर आप दिमाग से ये बात सोचिए तो आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, साइन वाले भी आ चुके हैं, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट, सभी विद्यार्थी इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि यदि y इक्वल टू आपका साइन x की होल पावर आपका tan x है, ठीक है, तो आपको यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। बात समझ में? हमने आपको बताया था चर की पावर अगर चर दिया हो तो हम लॉग लेकर के उस फलन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। क्या करते हैं भाई? लॉग लेकर के उस फलन का अवकलन करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है y की पावर साइन x की होल पावर भैया tan x। सबसे पहले लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग साइन x की होल पावर tan x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा लॉग y इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी tan x और ये आपका हो जाएगा लॉग साइन x। अब बहुत सिंपल है इसका अवकलन करना फर्स्ट इंटू सेकंड से। देखिए लॉग y का अवकलन हो जाएगा 1/y, y का गेन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे tan x छूटेगा, लॉग x साइन x का अवकलन हो जाएगा 1/sin x और साइन x का अगेन करेंगे तो ये आपका इंटू में मिल जाएगा cos x। समझ में ही बात? फिर हम क्या करेंगे भाई, प्लस लगाएंगे, सेकंड यानी लॉग साइन x छोड़ेंगे और फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे, tan x का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर x। इस तरीके से dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो y बटे से उधर जाएगा गुणे में और ये आपका हो जाएगा tan x इंटू में cos अपॉन साइन आपका हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हो tan को साइन अपॉन cos, और जब साइन अपॉन cos रखोगे साइन से साइन cos से cos कैंसिल, ये 1 बचेगा, इसको काट लो और प्लस बचेगा log साइन x इंटू में सेक स्क्वायर x। y की वैल्यू रख दो dy बाई डी एक्स बराबर y की वैल्यू देखो कितनी है, साइन x की होल पावर tan x है, ठीक, और ब्रैकेट में 1 प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू में लॉग साइन x। ये आपके भैया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो लघुगणकीय फलनों का अवकलन होता है वो किया जाता है। आज की इस छोटी सी क्लास में आप लोगों को जितने भी 8 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो सारे मैंने सॉल्व करा दिए। इस तरीके से आपका सेट नंबर 2 जो है सॉल्व होता है। अब हम आगे प्रयास करेंगे कि जो भी सेट हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको छोड़ते हुए उन पर मतलब हिंट देते हुए आपको एक बार में ही आपको पूरा सेट सॉल्व करा दिया जाए, या फिर 2 बार में, 3 बार में सेट को सॉल्व नहीं कराएंगे, ठीक है। और आप लोगों को फिजिक्स के भी अनसॉल्व पेपर की क्लासें भी प्रोवाइड करते रहेंगे हम। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर नहीं किए हैं, जिससे क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेस्ट तरीके से चलती रहेगी। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।